गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिस्ट्री के 5th लेसन में 8th क्लास की। कल हमने 18वीं शताब्दी से पूर्व यानी ब्रिटिश साम्राज्य के आगमन से पूर्व भारतीय जो कपड़ा था तो उसकी जो विभिन्न किस्में थी उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं उन कपड़ों को बुनने के लिए जो कारीगर होते थे या जो बुनकर होते थे उनकी हम बात करते हैं। बुनकर जो समुदाय था देखिए, बुनकर समुदाय जो बुनाई के अंदर कुशल होते थे, यानी कपड़े को कि जब बुनाई की जाती थी बुनाई में वो क्या है काफ़ी कुशल होते थे। उन्हें अच्छी जो है कला आती थी बुनाई की, या जो कपड़ा बुना जाता था पहले उसको धागे बनाए जाते थे और उसके साथ साथ धागे से जो कपड़ा बनता था तो उनका जो कौशल था वो बहुत ही अच्छा था। सामान्य तो जो व्यवसाय होते थे बुनकरों के वो क्या होते थे, वंशागत होते थे। वंशागत का मतलब होता है यानी जो बुनकर जो समुदाय होता है तो एक वंश से दूसरे वंश पर आधारित, यानी जो पिता होता था वो अपने बच्चों को या अपने परिवार के जो अन्य जो सदस्य थे उनको उस बुनाई के बारे में जो है सिखाता था। तो इस प्रकार एक वंश से दूसरा जो वंश है वो बुनाई के लिए जाना जाता था, जो बुनकरों का समुदाय था। अब क्या था, जो बुनाई की जाती थी उसमें विभिन्न प्रकार के जो है चरणों से गुजरना पड़ता था कपड़े को बनाने से पहले। तो सबसे पहले जो वस्त्र का जो उत्पादन होता था, वस्त्र उत्पादन के लिए पहले तैयार किया जाता था, सबसे पहले धागा तैयार किया जाता था। और धागा तैयार करने के लिए क्या किया जाता था, कताई की जाती थी। और कताई किससे होती थी, चरखे से। चरखे से जो है धागा काटा जाता था, उसकी कताई होती थी। और जो चरखे चलाती थी वो कौन चलाती थी, महिलाएं। यानी जो वस्त्र उत्पादन में सबसे पहले जो धागा तैयार किया जाता था उसको चरखे की सहायता से कताई करके महिलाओं द्वारा तैयार किया जाता था। फिर धागे की मदद से जो बुनकरों के द्वारा बुनकरों द्वारा जो है कपड़ा बुना जाता था। ठीक है, तो वस्त्र को यानी कपड़ा बनाने के लिए या वस्त्र का उत्पादन करने के लिए इन चरणों से गुजरना पड़ता था। अब जो बुनाई का जो अधिकतर काम करते थे यानी जो बुनकर होते थे वो कौन होते थे, पुरुष। ज़्यादातर जो है वो पुरुष होते थे। और कताई का काम कौन करते थे, महिलाएं करती थी। अब क्या था, जो रंगीन कपड़े की जो मांग थी वो क्या थी, ज़्यादा थी उस समय। और इस रंगीन कपड़े को प्राप्त करने के लिए पहले धागे को क्या है, रंगा जाता था। धागे को रंगाई की जाती थी धागे की, और उस रंगाई से क्या है, कपड़ा बनाया जाता था। यानी रंगे हुए धागे से क्या है, कपड़ा बनता था। और इसके साथ साथ जो कपड़े की जो रंगाई करते थे उसको बोला जाता था रंगरेज। जो रंगरेजों के द्वारा विभिन्न जो रंगों में उसको रंगा जाता था। और इसके साथ साथ जो चिपीगार थे, चिपीगार वे लोग थे जो खंचों के द्वारा जो है छपाई में माहिर थे। यानी छपाई जो चिपीगार जो व्यक्ति थे या जो समूह है या समुदाय के जो सदस्य थे वो क्या करते थे, छपाई का काम करते थे। और चौकोर छपाई होती थी, जो कपड़े की विभिन्न प्रकार की जो छपाई की का जो काम किया जाता था वो किसके द्वारा किया जाता था, चिपीगार के द्वारा किया जाता था। तो वे इस कपड़े को जो छापने के अंदर बड़े माहिर थे। इससे
बेचने के लिए जो है विभिन्न प्रकार की जो तैयार वस्तुएं होती थी, जिन्हें क्या कहा जाता था, ओरंग कहा जाता था। यानी बेचने के लिए जो वस्तुएं पहले वेयर हाउस के अंदर, जिन्हें ओरंग कहा जाता था, वहां पर पहले इकट्ठी की जाती थी। और इसके साथ साथ 19वीं सदी की शुरुआत में भारतीय जो कपड़े का जो उत्पादन के जो प्रमुख केंद्र थे वो कौन कौन से थे? सबसे पहले आता था बंगाल। बंगाल के बाद में पूर्वी बंगाल के अंदर जो है ढाका, और जो अब पहले वो पूर्वी बंगाल में, अब किस में है, ये बांग्लादेश के अंदर है। और इसके बाद में मद्रास, पांडिचेरी और कराकोरम। तो इन जो कराकोरम का जो तट है उस पर जो कपड़े का जो उत्पादन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा होता था। इसके साथ साथ गुजरात में पाटन और अहमदाबाद में पूना। गुजरात का पाटन जो क्षेत्र है, और इसके साथ अहमदाबाद में पूना। तो इन क्षेत्रों में जो है कपड़े का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा होता था। तो ये थे जो बुनकर समुदाय और उसके द्वारा जो कपड़े को तैयार किया जाता था। इसके साथ साथ जो छपाई की जाती थी, जिन्हें चिपीकार कहा जाता था, और जो रंग कपड़े को रंगाई का काम करते थे उनको रंगरेज कहा जाता था। अब हम बात करते हैं जो भारतीय शिल्पकला थी। भारतीय हस्त शिल्पकला यानी हाथ से बने जो वस्त्र होते थे, उसका पतन कैसे हुआ था। यानी 18वीं शताब्दी से पूर्व जब ब्रिटिश साम्राज्य की जो स्थापना नहीं हुई थी, उससे पहले भारतीय जो हस्तशिल्प कला की थी वो बड़ी डिमांड थी। लेकिन धीरे धीरे जो व्यापारिक के रूप में जो अंग्रेज यहाँ पे आए थे, उन्होंने यहाँ की राजनीतिक और आर्थिक और व्यापारिक जो क्षेत्र थे उस पर क्या है अपना अधिकार जमा लिया, और इससे जो भारतीय जो अर्थव्यवस्था को काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचा। 18वीं शताब्दी के मध्य में जो भारतीय वस्त्र थे उसकी ब्रिटिश यानी जो ब्रिटेन और इसके साथ साथ यानी ब्रिटेन के बाज़ारों में और इसके साथ साथ जो यूरोप के जो बाज़ार थे उस यूरोपीय बाज़ार, इनमें क्या है भारी मांग थी। तो इसके बदले में वो क्या है क्या लेते थे, कीमती पत्थर और जो जेवर थे। यानी भारतीय जो कपड़ा था विदेशी बाज़ारों में बेचा जाता था, तो उसके बदले में कीमती पत्थर और जेवर ये क्या है भारत में आते थे या उसका आयात किया जाता था। इसके साथ साथ जो अभिजात वर्ग था, जो संपन्न लोग थे, वो भी क्या है कारीगर जो होते थे उसका क्या है समर्थन करते थे। अभिजात वर्ग जो संपन्न लोग थे वो क्या है कारीगरों का समर्थन करते थे। तो इससे क्या था, जो गांव में जो सेवा के रूप में उनको क्या दिया जाता था, गांव की जो जमीन दी जाती थी, जो कारीगर होते थे उनको गांव की कुछ भूमि जो है वो दी जाती थी। इसके साथ साथ जो फसल होती थी, जो उपज होती थी, उसका कुछ हिस्सा भी क्या है इनको दिया जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने जो भारतीय भूमि के पर आने के बाद में कृषकों यानी जो किसान थे और कारीगरों पर भारी मात्रा में
क्या लगाना शुरू कर दिया था, लगान यानी कर, जो टैक्स जो लगाया जाता था उसकी जो दर थी वो क्या थी, ज़्यादा हो गई थी। इससे क्या है, कृषक और जो कारीगर थे उनकी स्थिति क्या हो गई थी, बदतर हो गई थी, या कृषकों को अपनी उपज का जो बहुत सारा अधिकांश जो हिस्सा है वो किस में चला जाता था, राजस्व में या लगान के अंदर चला जाता था। इसके साथ साथ जो उनसे साहूकार होते थे जो उनको अधिक ब्याज पर ऋण देते थे, तो उससे वो बदले में उनकी जो ज़मीनें हैं वो हड़प लेते थे या ज़मीनें उनकी छीन लेते थे। दूसरी ओर जो कारीगर थे उसका क्या है, कारीगरों का व्यापारियों द्वारा क्या होता था, शोषण होता था। और शोषण किस प्रकार होता था, वो क्या करते थे, जो व्यापारी जो लोग थे वो कारीगरों को कम कीमत पर जो है उसको वस्तु बेचने के लिए मजबूर करते थे, और जो व्यापारी होते थे वो उसको क्या है, जो बाजारों के अंदर ऊंची कीमतों पर उसको बेचते थे, जिससे जो व्यापारी जो वर्ग था उसको क्या है, काफ़ी फायदा होता था, और जो कारीगर था वो उनकी जो हालत है वो बदतर हो गई। इसके साथ साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कारीगर होते थे, कारीगरों को क्या देना शुरू कर दिया था, एडवांस देना शुरू कर दिया था। यानी कोई भी जब हम व्यापार के लिए जो वस्तु खरीदते हैं तो एडवांस पर के रूप में जो कीमत उनको दी जाती है, जो पैसा धन या जो धनराशि उसको दी जाती है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसको दी जाने लगी, कारीगरों से। इससे क्या होता था, जो कारीगर होते थे वो किसी दूसरे जो विदेशी व्यापार के लिए जो व्यापारी आते थे उसको वो अपना सामान या जो उत्पादित जो वस्तुएं थी वो बेच नहीं पाते थे, क्योंकि इनके द्वारा उनको एडवांस दिए जाने से ये क्या है, इस पर निर्भर हो जाते थे, इस पर आश्रित हो जाते थे। इसलिए जो कारीगर थे उनका जो व्यापारिक जो क्षेत्र था वो क्या है, कम हो गया, और ये लगभग कई तरह एक वेतन भोगी के रूप में रह गए थे। तो उनकी जो व्यवसाय था तो उसमें वो अपनी जो स्वतंत्रता है वो व्यक्त नहीं कर सकते थे, तो इससे भी क्या है, भारी मात्रा में उनको नुकसान हुआ। इसके साथ साथ गांव के जो कारीगर थे वो बाहरी दुनिया से क्या है, अनजान थे। कारीगर बाहरी दुनिया से अनजान थे, क्योंकि अपना जो व्यापार जो सामान था यानी जो वस्तुएं उत्पादित जो वस्तुएं होती थी उसको बेचने के लिए वो किसका सहारा लेते थे, व्यापारियों या फिर जो सौदागर होते थे इनका सहारा लेते थे, व्यापारियों और सौदागरों का। अब जो व्यापारी और जो सौदागर थे वो क्या है, इनसे अधिक मांग करते थे। अधिक मांग का मतलब होता है जो कच्चा माल प्राप्त किया जाता है, कच्चा माल जो उनसे लिया जाता था वो अधिक कच्चे माल की जो है मांग करते थे। इससे जो उनकी जो पारंपरिक जो कला थी वो मजबूरन किसके हाथों में बिक गई थी, साहूकारों के हाथों में बिक गई थी, क्योंकि इसके लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता था साहूकारों से, और साहूकार जो है व्यापारियों और सौदागरों से मिले होते थे। तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी इसमें किस होता था, वो होता था कारीगर। अब इसके साथ साथ 18वीं जो शताब्दी थी की जो शुरुआत हुई थी उसमें जो भारतीय जो वस्त्र था, जैसे सूती वस्त्र और
इसके साथ साथ रेशम, रेशमी और ऊनी वस्त्र। इसकी क्या है, विदेशी जो बाजार थे या जो यूरोपीय बाजार थे उसके अंदर जो है मांग क्या थी, अधिक थी, मांग अधिक थी। इससे क्या था, जो भारतीय वस्त्रों की लगातार जो मांग थी वो बढ़ रही थी। इससे जो भारतीय वस्तुओं की पर आयात लगाने के लिए जो ब्रिटिश यानी जो ब्रिटेन के जो सौदागर होते थे या जो व्यापारी होते थे, उन्होंने सरकार पर क्या है दबाव डालने शुरू कर दिए थे, क्योंकि जो भारतीय वस्त्र था उसकी मांग अधिक थी तो उनका जो कपड़ा था वो नहीं बिकता था। तो उन्होंने सरकार पर दबाव जो है डाला कि उसकी जो भारतीय जो कपड़े का जो आयात होता है उस पर रोक लगा दीजिए। इस कारण क्या था, 1720 के अंदर एक कानून पास किया गया था, कानून पास हुआ जिसको किस नाम से जाना गया था, उसको बोला गया था कैलिको कानून, कैलिको कानून। अब कैलिको कानून के अंतर्गत क्या हुआ था, इस जो भारतीय जो छापेदार सूती कपड़ा था, छापेदार जो सूती कपड़ा था जिसे कि किस नाम से जाना जाता था, छींट के नाम से जो जाना जाता था, छींट के नाम से जो जाना जाता था, छापेदार सूती कपड़ा, उस पर क्या है पाबंदी लगा दी गई। इससे भारतीय जो हस्तशिल्प थे या जो हाथ से जो कपड़ा बुनते थे उनकी जो विदेशी जो बाजार थे वो क्या हो गए थे, कम हो गए थे, उनकी जो है डिमांड क्या थी, कम होगी। उसी दौरान जो इंग्लैंड में औद्योगिक जो है क्रांति का आरंभ हुआ और अच्छी वस्त्रों का जो उत्पादन करने के लिए उद्योग लगाने शुरू हो गए और बहुत सी जो है मशीनों का प्रयोग जो है शुरू हो गया, मशीनों का प्रयोग जो है आरंभ होने लगा और वस्त्रों की जो कताई, बुनाई और जो छपाई हेतु किसके लिए मशीनों का आविष्कार हुआ। इन मशीनों से कताई भी की जाती थी, बुनाई भी की जाती थी और इसके साथ साथ जो है छपाई का भी काम किसके द्वारा होने लगा, मशीनों के द्वारा होने लगा। इससे जो कैलिको प्रिंटिंग उद्योग की स्थापना हुई थी। इस कारण यानी जो मशीनों का आरंभ हुआ था तो इससे क्या है कैलिको प्रिंटिंग, प्रिंटिंग का मतलब होता है जो छापने के लिए जो मशीनें तैयार की जाती है, तो कैलिको प्रिंटिंग जो है उद्योग है उनकी स्थापना हुई थी। और इसके बाद जॉन काई नाम के व्यक्ति ने, जॉन काई नाम के व्यक्ति ने 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था, स्पिनिंग जेनी। अब देखिए स्पिनिंग जो जेनी थी वो क्या था, इससे क्या था, ये एक ऐसी मशीन थी जिस पर एक मजदूर एक साथ क्या है कई जो तकलियां थी, कई तकलियों को घुमा सकता था और इससे जो उत्पादन का जो स्तर था क्या था वो बढ़ गया था। और अब इसके बाद में श्रम यानी जो मजदूर होते थे उनकी बचत के लिए रिचर्ड आर्कराइट ने क्या है भाप के इंजन का आविष्कार किया, भाप के जो है इंजन का आविष्कार किया। इस आविष्कार से के बाद में जो वस्तुओं की जो बुनाई की जाती थी उसके अंदर क्या है काफ़ी प्रगति हुई, या समझे तो एक प्रकार से जो है वो क्रांति आ गई थी और इससे जो उत्पादन का जो स्तर था वो क्या है काफ़ी बढ़ गया था। तो औद्योगिक क्रांति के कारण भारतीय जो बुनकर थे उनकी जो हालत थी वो क्या है दयनीय हो गई, उनके हाथ से बना हुआ जो कपड़ा था वो क्या है बहुत ही
कम बिकने लगा, इसलिए ब्रिटेन के अंदर जो है भारतीय वस्त्रों पर क्या है पूर्णतः रोक लगा दी गई। तो इसके लिए जो ब्रिटिश जो इतिहासकार थे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ब्रिटिश ने भारतीय जो हस्तशिल्पकार है और बुनाई की जो हथकरघे या बुनाई की जो क्षतिग्रस्त किया जाता है, यानी हाथ से जो बुनाई किया जाता है उसको पूर्णतः क्या है बर्बाद कर दिया है। तो और अधिकतर जो प्रभाव पड़ा था वो किस पर पड़ा था, जो है कपास पर पड़ा था, जो इससे क्या है जो कपास की जो भरमार कर दी थी, क्योंकि हाथ से बना हुआ जो कपड़ा है वो कम बिकने लगा। मशीनों के आविष्कार से उत्पादन क्या है बढ़ गया था, इससे कच्चे माल यानी जो रुई यानी कपास की जो आवश्यकता ज़्यादा होने लगी और कपास का भी उत्पादन भी ज़्यादा होने लगा। और ब्रिटेन में भी जो निर्मित मशीनें होती थी वो क्या है काफ़ी मात्रा में अमेरिका और यूरोप इन देशों में भी क्या है इन मशीनों का प्रचलन क्या है काफ़ी हो गया था। तो इस प्रकार इसके साथ साथ 1813 के अंदर जो चार्टर एक्ट आ गया था, चार्टर एक्ट 1813 में आया था, और इससे क्या है जो कंपनी का भारत के व्यापार पर जो चार्टर एक्ट आए थे उससे क्या है कंपनी का जो भारतीय व्यापार पर क्या स्थापित हो गया था, एकाधिकार स्थापित हो गया था, यानी किसी अन्य यूरोपीय जो कंपनियां थी उसका कोई जो है रोल नहीं रहा था, उनका नाम मात्र का अधिकार आ गया था। तो पूर्णतः जो है ब्रिटिश कंपनी का जो है एकाधिकार स्थापित हो गया था। इससे ब्रिटेन के जो सभी व्यापारियों के लिए भारत के जो दरवाजे थे वो खोल दिए गए और वो यहाँ से जो कच्चे माल को सस्ते दामों पे खरीदते और बाहर जाकर जो निर्मित जो वस्तुएं होती थी यहीं से माल जो है तैयार किया जाता था और उसको बाहर देशों में महंगे दामों पर बेचा जाता था। इसके साथ साथ जब रेलवे का जो है उत्पादन हुआ, यानी रेलवे का जब आरंभ हुआ, तो रेलवे के आरंभ होने से भी क्या है काफ़ी जो है विकास हुआ। इससे क्या था ब्रिटिश में निर्मित कपड़े को ब्रिटेन के अंदर यानी ब्रिटिश बने कपड़े को जो बाहर के विदेशों में ले जाना क्या है आसान हो गया। इससे व्यापारिक जो क्षेत्र था वो बढ़ गया था। तो इस प्रकार जो 19वीं शताब्दी के मध्य तक जो हस्तशिल्प थे वो पूरी तरह क्या है बर्बाद हो गई। भारतीय जो कपड़े की जो मांग थी वो क्या है बहुत ही कम रह गई थी। इसके साथ साथ जो मशीनीकरण या औद्योगिकीकरण क्या है ब्रिटिश जो कपड़ा था या हाथ की अपेक्षा जो मशीनों से छपाई की जाती थी, उन मशीनों से कताई और जो बुनाई की जाती थी उस कपड़े का जो है प्रचलन वो ज़्यादा हो गया था। तो इस प्रकार भारतीय जो हस्तशिल्प कला थी उसका ब्रिटिश जो साम्राज्य स्थापित होने उसका एकाधिकार होने के बाद में जो है पूर्णतः समाप्त हो गया था। सो थैंक यू।